हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। स्वागत है आपका हमारे आज तीसरे पार्ट में, जिसमें हम कंप्यूटर बेसिक्स को डिस्कस कर रहे थे। पहले पार्ट में हमने देख रहा था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर किया था। दूसरे पार्ट में हमने कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर के बारे में देखा था। आज अब तीसरे पार्ट में बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है या फिर कितने टाइप की होती, सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल डिवाइस होती है जो कि कैपेबल होती है आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, चाहे वो आपकी टेम्पररी स्टोर करे या फिर परमानेंटली स्टोर करे। उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, यह कंप्यूटर मेमोरी हमारी कितने टाइप की होती है, तो हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी हमारी दो टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि या फिर जो है इनके कितने टाइप होते हैं। तो अगर प्राइमरी मेमोरी की हम सबसे पहले बात कर लें, तो प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रैम, यानी कि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है आपका रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद अगर हम रैम की सबसे पहले बात करें, तो रैम जो है हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एस रैम, दूसरा डी रैम। देन रोम की बात करें तो ये तीन टाइप का होता है। सबसे पहला पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी कई टाइप की आती है। जैसे आपने सुना होगा सबसे पहले क्या, हार्ड डिस्क, ये किसका एग्जांपल है, आपका सेकेंडरी मेमोरी। या फिर आपका एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे आप सीडी या डीवीडी कहते हैं। इसके अलावा आपका फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टेप, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी के। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कंप्यूटर मेमोरी हमारे कितने टाइप की होती है। अब इसके आगे इन्हें क्लियर कर लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी इन वर्ड का मतलब क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्टली और डायरेक्टली। यानी प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जिसे हमारा प्रोसेसर या फिर हमारा कंप्यूटर सबसे पहले या फिर डायरेक्टली एक्सेस करता है। यानी जैसे ही हम अपने सिस्टम में डेटा देते हैं, हमने क्या किया, या हमने जैसे ही सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर जो है डेटा इनपुट किया, वो कहाँ जाता है, आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर, यानी कि आपका रैम के अंदर। तो रैम हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, जिसे हमारा प्रोसेसर या कंप्यूटर सबसे पहले एक्सेस करता है। अब टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो कौन सा टाइप होता है, रैम सबसे पहला टाइप है, दूसरा हमारा रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रैम पर कि रैम क्या होता है। तो रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है दैट स्टोर द डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करता है टिल द पावर इज सप्लाइड, जब तक आपकी पावर सप्लाई होती है। साथ ही क्या लिखा हुआ है, रैम इज ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल की अगर हम बात करें तो वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी, यानी कि जो डेटा को तब तक स्टोर करती है जब तक आपका क्या है कि पावर सप्लाई हो रही है, उसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम हमारी क्या वॉलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही पावर जाती है रैम पे स्टोर सारा का सारा डेटा जो वो क्लीन हो जाता है। दोबारा आप ऑन करते हैं, दोबारा से जैसे ही कोई इनपुट देते हैं, या सिंपल वर्ड में बोले तो जितना काम हम करंटली कर रहे होते हैं, यानी जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो सिस्टम के ऊपर या मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो डेटा लोड है वो कहाँ पर है, रैम पर है। अगर इस टाइम पर पावर चली जाती है तो मेरे रैम पर लोड जितना भी डेटा है सारा का सारा चला जाएगा, क्लीन हो जाएगा, अगर मैंने उसे सेव नहीं किया है। क्योंकि हमारे रैम पर जो डेटा होता है वो क्या होता है, हमारा नो वॉलेटाइल होता है, यानी टेम्पररी होता है। देन अगर हम बात करें रैम की, तो रैम भी दो टाइप की होती है। सबसे पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। अब इनके बारे में देख लेते हैं। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एस रैम और डी रैम के डिफरेंस पे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। एस रैम में क्या होता है कि एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबसे पहला तो इसका डिफरेंस यही होगा। डी रैम का क्या होता है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एस रैम के अंदर
आपका डेटा तब तक स्टोर होता है जब तक पावर सप्लाई होती है, यानी जैसे ही पावर गई आपका जो डेटा है वो क्लीन हो जाता है। जबकि डी रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो कब तक रहता है कि पावर हो, उसके बाद भी ये हर 4 मिली सेकेंड के अंदर रिफ्रेश होता रहता है, यानी हर 4 मिली सेकेंड में से रिफ्रेश होना है पावर होते हुए भी। तो हमारे अगर हम एक सिंपली सबसे पहले ये डिस्कस कर लें कि इसका एग्जांपल क्या है, एस रैम और डी रैम हमने देखी या नहीं देखी, क्योंकि होता क्या है कि हमने आज तक सिर्फ एक वर्ड सुना है, क्या, रैम। हमने सुना है कि हमारे मोबाइल की रैम इतनी होती है, हमारे कंप्यूटर की रैम इतनी होती है, या जिन लोगों ने रैम को देखा भी है तो उन्होंने एक रैम देखी कि हाँ ये रैम है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दो टाइप की रैम कैसे हैं। तो एस रैम की अगर हम बात करें तो हमने पिछले टॉपिक में यानी प्रोसेसर में पढ़ा था कैश मेमोरी को। तो कैश मेमोरी में भी का क्या होता था कि डेटा हमारा तब तक स्टोर होता था जब तक क्या होता था कि प्रोसेसर में प्रोसेस हो रही है। उसके बाद क्या होता था कि आपका दोबारा डेटा आ जाता था, यानी वो भी एक कैसे रैम की तरह काम करती थी। तो कैश मेमोरी जो हमारी है वो किसका एग्जांपल है, हमारी एस रैम का। और डी रैम क्या होती है, डी रैम हमारी वो रैम होती है जो आज तक आप सुनते आए, यानी हमारी जो मेन मेमोरी होती है। आपने सुना कि हमारे फ़ोन में 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, तो वो किस रैम की बात कर रहे हैं, डी रैम की। या हमारे सिस्टम में 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, तो वो उसका मतलब क्या है कि वो हमारी डी रैम है। इसके बाद तो हमने देख लिया कि एस रैम जो है वो पावर जब तक है तब तक आपके क्या करती है, डेटा को स्टोर रखती है, जबकि डी रैम हर 4 मिली सेकेंड में इसे रिफ्रेश करती रहती है। अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो तीसरा यहाँ पर हम अगर बात करें तो क्या है, डज नॉट रिफ्रेश अ मेमोरी सेल आफ्टर ईच रीडिंग द ट्रांजिस्टर। एक सिंपली अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारी जितनी भी मेमोरी होती है उन मेमोरी के अंदर क्या होता है कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए जो है मेमोरी सेल बने होते हैं। यानी आपका जो भी है, जैसे 2 GB की रैम है या 2 GB की आपकी मेमोरी है, या फिर अगर हम बात करें कैश मेमोरी हमारी कुछ MB की है, तो उसके अंदर क्या बहुत सारे जो है मेमोरी सेल बने होंगे। अब ये मेमोरी सेल क्या करते हैं कि आपके डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि आपका डेटा जो इन्हीं मेमोरी सेल के अंदर रहता है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो आप अगर कभी क्या करते हैं कि आप घर बनवाते हैं तो घर में क्या करते हैं कि आप घर के अंदर पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन करके ही आप वहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं या किसी सामान को रखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको उसके रखने के लिए पार्टीशन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक प्लॉट लिया उसके अंदर आप रहना स्टार्ट कर दें। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, जो हमारी डेटा होता है वो मेमोरी सेल के अंदर रहता है। बहुत सारे मेमोरी सेल होते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करते हैं। अब हमारी जो एस रैम होती है इसके अंदर जितने भी मेमोरी सेल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, पहले एक लास्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। 6 ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक मेमोरी सेल बनता है। यानी हमारे जो एस रैम का मेमोरी सेल होता है उसमें क्या होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डज नॉट रिफ्रेश अ मेमोरी सेल, यानी कि जैसे ही आपके ट्रांजिस्टर में डेटा स्टोर हो रहा है ट्रांजिस्टर रीड होगा, यानी आपने क्या किया कि एस रैम में कैश मेमोरी यानी कि प्रोसेसर ने जैसे ही उसे रीड किया तो उसे रिफ्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोबारा से प्रोसेसर की जो दूसरी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है चेंज करा लेगा, ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रेश होता रहेगा। उसे आपको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है कि बीच में आपका जो है पिछले डेटा को हटाकर दूसरा डेटा लाए, ऐसी कोई नीड नहीं है उसे। वो उस डेटा को रख सकती है, डेटा को रखने के लिए कैपेसिटी है उसके पास। इसके बाद अगर हम इधर बात करें डी रैम के अंदर, तो डी रैम के अंदर क्या होता है कि नीड टू रिफ्रेश द मेमोरी सेल आफ्टर ईच रीडिंग द कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि आपके मेमोरी सेल को जो है रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है हर कैपेसिटर को रीड होने के बाद। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डी रैम की, तो डी रैम के जो मेमोरी सेल होते हैं वो कैसे मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके अ पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के एक पेयर को मिला के। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर होगा एक कैपेसिटर होगा, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, आपका मेमोरी सेल बनेगा। तो यहाँ पर इसे क्या होती है कि रिफ्रेश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एस रैम के अंदर जो डेटा रहता था वो रिफ्रेश नहीं होता था, जबकि डी रैम के अंदर जो डेटा होता है उसे रिफ्रेश होना पड़ता है, नीड टू रिफ्रेश। इसीलिए ये रिफ्रेश होने के लिए हर 4 मिली सेकेंड में ये रिफ्रेश करता है अपने आप को, जिसकी वजह से हमारा डेटा हर 4 मिली सेकेंड के बाद चेंज हो जाता है, पिछला डेटा हट जाता है, नेक्स्ट जो भी हम डेटा वर्किंग में कर रहे होते हैं वो डेटा आ जाता है। क्योंकि अगर इसके अंदर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि हम जब भी कुछ डेटा करते हैं तो उसे यहाँ पर जो है आपके सामने स्क्रीन पर आने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि ये 4 मिली सेकेंड में रिफ्रेश करके ये देख लेता है कि आपने इनपुट क्या दिया है। जो भी इनपुट दिया है उसे रिफ्रेश करा के आपसे सामने जो है शो करा देता है।
इसके बाद अगर नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ें तो क्या है, डेटा एक्सेस इज फास्टर। यहाँ पर जो डेटा का एक्सेस है वो फास्टर है। क्यों है? क्योंकि रिफ्रेश की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या है कि डेटा एक्सेस आपका फास्टली होता रहेगा, आपका यहाँ पर कोई रिफ्रेश का टाइम नहीं लग रहा है। तो यहाँ बात करें अगर डी रैम के अंदर तो क्या है, 4 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है। एटलीस्ट कितना भी कम टाइम है, लेकिन 4 मिलीसेकंड करके ये कुछ तो टाइम हो रहा है ना, यानी इसके मुकाबले ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ डेटा एक्सेस इज स्लोअर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर क्या है, कंज्यूम मोर पावर, ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं एक मेमोरी सेल के अंदर, जबकि यहाँ पर क्या है कंज्यूम लेस पावर, पावर की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर है, तो इसलिए पावर की नीड भी कम होती है। तो ये फ़र्क होता है हमारा किसमें, एस रैम और डी रैम में। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें एस रैम के बारे में, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं प्रोसेसर में, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ एस रैम, यानी इसका एग्जांपल क्या है, कैश मेमोरी है, हमने पढ़ा था क्या होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक स्मॉलर मेमोरी है, फास्टर मेमोरी है, साथ ही ये कहाँ पर अवेलेबल होती है, आपके प्रोसेसर कोर के पास अवेलेबल होती है। पूरी अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप प्रोसेसर वाली जो मेरी सीरीज़ है उसे एक बार दोबारा से देखें, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बात करें टाइप ऑफ कैश मेमोरी की, तो हमने पढ़ा था कितने टाइप की होती है, 3 टाइप का होता है हमारा, L1 कैश है, L2 कैश है और L3 कैश है, जिसका साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ जो कि अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, 8 KB से 128 KB, 256 KB से 8 MB और 1 MB से लेकर 32 MB तक, इतना अभी भी अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ डी रैम देख लेते हैं। ये आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी तक डी रैम एस रैम यही चीज़ नहीं सुनी थी, हमने सिर्फ रैम सुना था। अब डी रैम यानी हमारी जो मेन मेमोरी है, हम जिसे रैम कहते हैं एक्चुअल में, तो वो कितने टाइप की होती है। तो ये भी हमारी क्या है 4 टाइप की आज तक जो है आई है, यानी 4 टाइप की लॉन्च की गई है। तो सबसे पहले जो यूज़ होती थी वो FPM डी रैम थी, इसके बाद EDO डी रैम, देन SD रैम और RD रैम। अभी जो आप यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, SD रैम यूज़ करते हैं, जो करंट में यूज़ होती है, जितनी भी आप रैम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो रैम है आपकी FPM डी रैम, EDO डी रैम, ये क्या है कि अब मार्केट में आना बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई, मैं आपको अभी जरा सा आगे ही आपको जो है इसका पूरा का पूरा समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। SD रैम की हमने बात की कि मार्केट में अभी भी अवेलेबल है और अभी जो आप यूज़ करते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ SD रैम की, तो ये कितने टाइप की आती है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, 4 टाइप की ये अवेलेबल है मार्केट में। तो आपने सुना भी होगा, आप मार्केट में अपनी रैम के बारे में अगर जानते हैं तो आपने सुना DDR2 रैम लगी हुई है मेरे सिस्टम में, या फिर मेरे सिस्टम में DDR3 लगी है। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी SD रैम है, उसका कौन सा टाइप है, DDR3 या DDR4, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा डिफाइन किया हुआ है एक रैम चार्ट के द्वारा कि सारी की सारी जितनी ये रैम आप देख रहे हैं इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है SD रैम, इसके अलावा आपका DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, साथ ही आपका FPM डी रैम, EDO डी रैम, RD रैम, ये सारे के सारे रैम यहाँ पर दिखाए गए। तो इसकी पहचान क्या होती है कि आप पहचानने के लिए पिंस का यूज़ करते हैं। SD रैम में 168, DDR1 में 184, ऐसे ही आपके फ्रीक्वेंसी का भी फर्क रहता है, यानी स्पीड, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, स्पीड यहाँ पर। साथ ही आपका वोल्टेज भी यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका वोल्टेज यानी कितना, पावर कंजप्शन कितना होता है। तो सबका आप देखेंगे पावर कंजप्शन अलग है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो रैम है वो कौन सी और कौन सी बेस्ट है। यानी कि आप देखें DDR4 की फ्रीक्वेंसी सबसे अच्छी है, साथ ही उसका जो पावर कंजप्शन यानी वोल्टेज है वो सबसे कम है। तो यानी हमारे लिए DDR4 क्या बहुत ही बेस्ट है, यानी हमें बहुत अच्छा जो है स्पीड देगी। साथ ही आप FPM डी रैम और EDO डी रैम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पिंस तो आपकी 30 और 72 हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है बहुत ही कम दे रखी है, यानी 22 मेगाहर्ट्ज़। साथ ही आपका EDO का 33 मेगाहर्ट्ज़ दे रखा है, मतलब कि हमें स्पीड यहाँ पर बहुत ही कम मिलने वाली है। इसके अलावा वोल्टेज की बात करें तो इसका जो पावर है कंजप्शन वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आज इनका यूज़ जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि आज आप क्यों यूज़ करेंगे, जबकि आप DDR4 में देखेंगे तो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है, और हमारा जो वोल्टेज है या फिर हमारा पावर कंजप्शन है वो इसके मुकाबले बहुत कम है। तो इसी वजह से FPM डी रैम और EDO डी रैम का जो यूज़ है वो बंद हो चुका है। साथ ही आपका जो RD रैम की अगर हम बात करें तो RD रैम भी लगभग यूज़ बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर आपका जो है जैसे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह के लिए इसका यूज़ होता है। आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि रैम चार्ट, हमने जो रैम चार्ट है उसी की मदद से आप जो है किसी रैम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी रैम खरीदनी चाहिए या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप रैम चार्ट के जरिए जो अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पर SD रैम को, तो SD रैम की पहचान होती है कि यहाँ पर SD रैम में जो है आपकी 2 नॉच दे रखी होती है। नॉच मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो आपके कट लगे हुए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें नॉच बोलते हैं। तो नॉच का काम क्या होता है कि हमारा जो
रैम स्लॉट होगा वहाँ पर ये नॉच जो है वो आपके स्लॉट के अंदर फंस जाएंगी और आप उसे इंसर्ट करा पाएंगे। तो यहाँ पर एस डी रैम के अंदर दो नॉच होती है जो कि काफ़ी दूरी पर रहती हैं, जिसकी मदद से आप जो है पहचान सकते हैं। आई थिंक आपको पहचान भी थोड़ा सा क्लियर हो गई। पहले तो आप क्या देखेंगे, पिंस को देखेंगे कि पिंस जो है पिन से आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिंस लिखी रहती हैं। अगर अभी देखेंगे तो आप हो सकता है आपको पिक्चर में ना दिखे, लेकिन आप अगर रियल रैम में कभी भी देखते हैं तो आपकी पिंस लिखी हुई होती है, उन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा कि 168 पिंस हैं। ऐसी आर डी रैम की अगर बात करें तो आर डी रैम के बारे में पहले देख लेते होता क्या है। तो आर डी रैम में आर का मतलब है रैम्बस डी रैम, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो नाम लिया गया है वो आपका रैम्बस कंपनी से लिया गया है। रैम्बस का मतलब होता है बिग सरप्राइज, और ये बहुत पॉपुलर रही थी आपका जो है लगभग 2000 ईयर में। इसके अलावा इसका जो यूज़ रहा था वो वीडियो गेम और ग्राफिक कार्ड में ज़्यादा यूज़ हुआ था। यहाँ पर हमें जो स्पीड मिलती है ट्रांसफ़र वो 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की मिलती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक पॉपुलर है, कि उस समय पर ये स्पीड बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। यहाँ पर अगर बात करें पहचान की तो इसमें भी दो नॉच होती है, लेकिन नॉच जो है वो पास पास होती है। एस डी रैम में दूर होती है, इसमें पास होती है। ऐसे ही डी डी आर एस डी रैम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एक नॉच होती है सिर्फ। इसके अलावा ये जो है डबल डेटा रेट एस डी रैम होती है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जस्ट डबल हो गई थी। जैसे अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन या अगर बात करें कि अगर हम इसे पहचाने ही कैसे, तो आपका डी डी आर 1 2 3 4 इन तीनों में आप नॉच का जो प्लेस है वो बिल्कुल आप देख रहे हो कि अलग अलग है। यानी डी डी आर 1 में नॉच देखिए, डी डी आर 2 में देखिए, 3 में देखिए और 4 में देखिए, बिल्कुल अलग अलग है। यानी अगर आप चारों को जो है नॉच को देख कर भी पहचान सकते हैं, या फिर आप पिंस को भी देख सकते हैं, साथ ही नॉच को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैकेजिंग ऑफ रैम। रैम की पैकेजिंग क्या बताती है? पैकेजिंग ये डिसाइड करती है कि रैम जो आपके मदरबोर्ड में इंसर्ट होगी तो वो इंसर्ट होगी कैसे, यानी इंसर्ट होने का तरीका क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की। तो ये 4 टाइप की होती है। सबसे पहला था सिम। सिम यानी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। पहले की जो रैम होती थी उसमें क्या होता था कि सिंगल साइड में आपकी पिंस होती थी, तो आपको इंसर्ट कराने के लिए जो स्लॉट चाहिए वो भी क्या, सिंगल इनलाइन चाहिए। इसी वजह से उसे कहते थे सिम। आज अगर आप बात करेंगे तो आज जो यूज़ होता है वो आपका डिम स्लॉट होता है। सारे के सारे जितने डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं सब में डिम स्लॉट, क्योंकि अब जो हम यूज़ करते हैं वो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल यूज़ करते हैं। यानी हमारी जो रैम होती है उसमें दोनों ही साइड जो है आपकी पिंस होती हैं, तो उसे इंसर्ट कराने के लिए आपको डिम स्लॉट चाहिए होगा। इसलिए आप देखेंगे कभी भी तो क्या होता है कि आपके डिम स्लॉट के पास, यानी रैम स्लॉट के पास में डिम स्लॉट लिखा भी होता है, या क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है कि आपका रैम स्लॉट को ही डिम स्लॉट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सोडियम की बात करें तो ये क्या होता है, स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब तक जितने सारे लैपटॉप में जो यूज़ होती है वो सोडियम होती है, क्योंकि इसमें भी डुअल इनलाइन होता है, दोनों साइड में पिंस होती हैं, लेकिन क्या स्मॉल आउटलाइन। इसके अलावा अगर हम रिम की बात करें तो रिम का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर आपको आर डी रैम यूज़ करनी है, जैसे ग्राफिक कार्ड के अंदर, या फिर आप बात करें वीडियो गेम्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो रिम मिलेगा। अगला टॉपिक हम बात करते हैं रोम के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या है, परमानेंट। जैसे हमने वॉलेटाइल देखा था क्या था, टेम्परेरी, वैसे ही नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, परमानेंट। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है आपके स्टार्ट और बूट अप अ कंप्यूटर। ये क्या करता है कि आपके जो स्टार्टिंग होती है कंप्यूटर की, या जो कंप्यूटर बूट होता है उसके लिए जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है रोम के अंदर अवेलेबल होता है, और जिसे हम बायोस के नाम से जानते हैं। बायोस के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आगे जो वीडियो है पूरा बायोस के लिए अलग से बनाऊंगा, जिसमें आप सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पिक्चर के अंदर भी आपको जो है बायोस शो कराया गया है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे बायोस का काम मेन क्या रहता है, आपके सिस्टम को बूट कराना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना, और सारी की सारे चेक करना कि आपके हार्डवेयर प्रॉपर है या नहीं, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो आपके हार्डवेयर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है कनेक्ट कराना भी इसी का काम होता है। टाइप्स ऑफ रोम की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 टाइप का रोम होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पर पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। जिसमें पी रोम की अगर हम बात करें तो पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, पी रोम चिप में जो है आप राइट डेटा वंस, यानी डेटा को एक बार राइट कर सकते हैं, एक बार अपना बायोस उसके अंदर जो है इंस्टॉल करा सकते हैं, एंड रीड मैनी, और रीड बार बार कर सकते हैं। द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, और साथ ही आप क्या है कि जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर आपका बायोस आपको कभी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। या फिर अगर करप्ट हो जाता है तब भी आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आपका बायोस अगर करप्ट होता है देन उस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड ही आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें डबल ई पी रोम की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है,
इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन EPROM एक्सपोजिंग दिस चिप फॉर सम टाइम अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी कि EPROM के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसा कि वर्ड बता रहे हैं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि यहाँ पर आपके जो है चेंज किया जा सकता है बायोस को। एक बार अगर आपने क्या किया है कि बायोस को इंस्टॉल कर दिया, देन उसे अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके आप उसे कई बार जो है चेंज भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मली बात करें तो लगभग 3 से 4 बार आप उसे चेंज कर सकते हैं, जिस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड डायरेक्ट ख़राब नहीं होता। यानी कि अगर आपका बायोस करप्ट हुआ है तो देन आपके पास चांसेस हैं कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लास्ट बात करें यहाँ पर डबल EPROM की, तो डबल EPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जैसा कि यहाँ पर नाम से ये कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि डबल EPROM के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसे आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर। यानी कि यहाँ पर नॉर्मली अगर आपका बायो है तो यहाँ पर आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि आपको कभी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आगे जब बायोस आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम अभी और देख लेते हैं कि इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है? सेकेंडरी मेमोरी वेयर डेटा एंड प्रोग्राम आर कीप्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी जहां पर आप डेटा को लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं, टेम्पररी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था, डेटा टेम्पररी होता था, यानी कि आपका जो है कुछ समय के लिए आप रख सकते थे। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, यहाँ पर आप लंबे समय तक के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिससे अगर आपको कभी दोबारा भी उसे एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह इसके एग्जाम्पल है जो आप करते हैं। साथ ही क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द CPU, यानी इसे जो है कभी भी हमारा जो CPU या प्रोसेसर है वो डायरेक्टली जो है कभी भी एक्सेस नहीं करता है। इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपी इनटू प्राइमरी मेमोरी, सबसे पहले ये जो है प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या है, कॉपी होता है। उसके बाद ही क्या है कि आपका प्रोसेसर इसे एक्सेस कर सकता है। जैसे एक नॉर्मली बात करें तो होता क्या है कि जब भी आपने कभी सिस्टम के अंदर इनपुट दिया होगा तो आप क्या करेंगे कि हम कभी भी जब भी इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद हमारा क्या होता है कि डेटा सबसे पहले रैम पर जाता है। रैम के बाद कहाँ जाता है, आपका प्रोसेसर में। प्रोसेसर अगर आप सेव कराते तो वो आपका कहाँ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। यानी इसी प्रोसेस के द्वारा आपका क्या होता है कि डेटा सेव होता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से सेकेंडरी मेमोरी क्लियर होगा। इसके बारे में जो हार्ड डिस्क वगैरह उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये था कंप्यूटर का कुछ बेसिक। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं आप नेक्स्ट, वो हमें शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।